शहीद आजम भगत सिंह का जन्मदिन। ऐसे मैं बताया था आपको कि आज मैं इंडियन साइंटिस्ट का क्या कंट्रीब्यूशन है जो आपके वीवीएम के एग्ज़ाम के लिए भी इम्पोर्टेंट है और किसी भी एग्ज़ाम के लिए होगा, उस पर अवश्य बोलूँगा। लेकिन पहले शहीद आजम के बारे में बहुत सारी बातें आप लोग सुनी होगी। कल भी मैं बताया कि भगत सिंह ने जिस तरह बम फेंकी असेंबली में, दो व्यक्ति थे, एक भगत सिंह थे और एक बटुकेश्वर दत्त थे। और उस समय जो पार्लियामेंट में जिस बिल पर बहस चल रहा था, पब्लिक सेफ्टी बिल, और दो बिल बहुत कंट्रोवर्सी में था, पब्लिक सेफ्टी बिल और ट्रेड डिस्प्यूट बिल। और भगत सिंह के जो भी कारनामे थे, जो भी इन लोगों के काम थे, तो कई बार महात्मा गांधी इन चीज़ों को पसंद नहीं करते थे। फिर भी जनमानस में भगत सिंह की इतनी पकड़ थी और जो भी रिवॉल्यूशनरी हमारे लीडर्स थे, क्योंकि गांधी जी ने एक बार अपने मैगजीन में कल्ट ऑफ बम, जब आगरा दिल्ली रेलवे लाइन पर जब बम फिट किया गया तो गांधी जी ने इसको कंडेम किया कि बम की राजनीति अच्छी नहीं है। और इसके जवाब में जो भी रिवॉल्यूशनरी थे, तो इन लोगों में पढ़े लिखे ज़्यादा ही बौद्धिक एक और व्यक्ति थे, भगवती चरण बोहरा। उन्होंने फिलॉसफी ऑफ बम लिखा और गांधी जी का जवाब दिया कि आपने सत्याग्रह के द्वारा कितने लोगों का हृदय परिवर्तन कर पाए। आज ये मुल्क की स्थिति बनी हुई है कि आप सोचते हैं कि हम सत्याग्रह के द्वारा अंग्रेजों का दिल परिवर्तन कर लेंगे। आपने कितने का दिल परिवर्तन किया? तो ये भगत सिंह से जुड़ी हुई ये भी बात है। और इन्होंने इन चीज़ों को बताया था अपने विटनेस के दौरान, अपने जब पेश होते हैं न्यायालय में, उस समय इन्होंने बताया था। साथ ही साथ जिस समय भगत सिंह को जिस समय डेथ वारंट पढ़ के सुनाया गया, आज फांसी का टाइम हो गया, तो उस समय भी लेनिन की बुक पढ़ रहे थे। और जब माँ से मिलने के लिए जब टाइम आया तो भगत सिंह ने कहा, क्योंकि माँ तो माँ होती है, कि मम्मी, माँ जो भी बोले होंगे, बेबे या जो भी वहाँ की भाषा होती होगी, कि मुझे आप लेने मत आना, कुलवीर को भेज देना, ताकि अगर आपकी आंखों में मेरा डेड बॉडी देख करके आपके आंखों में आंसू आएगा तो लोग कहेंगे भगत सिंह की मार हो रही है। इतना बड़ा त्याग था और इस ढंग का देश के प्रति लगाव था और भविष्य का जनरेशन एक ऐसा पैदा करना था भगत सिंह को। तो उस शहीद आजम को मैं नमन करता हूं। और इन्हीं शब्दों के साथ इंडियन साइंस का कंट्रीब्यूशन, जो इंडियन साइंटिस्ट हमारे जो भी हुए, साइंटिस्ट लोगों ने क्या कंट्रीब्यूट किया पूरे वर्ल्ड को, ये किसी भी एग्जाम के लिए उतना ही इंपॉर्टेंट है। जब हमारे पूर्वज, क्योंकि हम लोग एप लाइक एंसेस्टर से आए हुए हैं, और जब दो पांवों पर खड़ा हुए, होमो इरेक्टस, आपका जूलॉजिकल नेम है होमो सेपियंस वेराइटी सेपियंस, लेकिन होमो इरेक्टस जब हम लोग 4 से 2 पर आए, हमारे पूर्वज आए होंगे, उस समय से कुछ हमारी आवश्यकता और बढ़ गई होगी और दिमागी सोच भी बढ़ गई होगी। ऐसे आप जूलॉजी में क्रेनिएट ए क्रेनिएट पढ़ते हैं, लेकिन रेप्टाइल तक उतनी दिमाग बातें नहीं होती है। सांप को आप पालतू नहीं बना सकते हैं, लेकिन जब मैमल की बात आती है, वहां से आदमी आगे बढ़ता है तो उसकी कोई सोच की क्षमता बढ़ती है। आप पेट के रूप में डॉग को या और किसी चीज को आगे बढ़ते हैं, वहां से तो उसको जो देते हैं वो आपको उसका रिटर्न मिलता है। और जब हम होमो इरेक्टस के रूप में आए तो हमारी कुछ वैसी ही आवश्यकता बढ़ी। और उस समय चूंकि फायर का इन्वेंशन हुआ होगा, तो ये बहुत ही स्वाभाविक रूप से हुआ होगा, ये नेचुरल चीज़ है फायर का इन्वेंशन होना, क्योंकि कहीं पत्थरों में टक्कर हुआ होगा या कहीं ना कहीं पेड़ों में, कहीं डालियों में टकराव हुआ होगा, तो उस समय फायर का इन्वेंशन हो गया होगा। लेकिन सीमित पैमाने पर फायर का उपयोग करना, ये भी एक बहुत बड़ा साइंटिफिक खोज रहा होगा।
कि सीमित पैमाने पर आग का उपयोग कीजिए, हंटिंग के लिए, कुकिंग के लिए, अपने डिफेंस के लिए आग का प्रयोग कीजिए, लेकिन किसी खास एक देश को इसका श्रेय नहीं जाता है, कहीं न कहीं सीमित पैमाने पर हुआ होगा। इंडिया में जिस समय हड़प्पन सिविलाइजेशन आया, उस समय फर्स्ट अर्बनाइजेशन की बात आई, क्योंकि हिस्ट्री में 3 अर्बनाइजेशन माना जाता है, तो फर्स्ट अर्बनाइजेशन हड़प्पन पीरियड था। और उस समय से हम साइंस को ढंग से ट्रेस कर लेते हैं। हालांकि उसके पहले भी जब हम लोग पत्थर को यूज किए होंगे तो बहुत बड़े पत्थर से हथियार बनाए होंगे। एक बड़ा पत्थर को तोड़े होंगे तो कोर और फ्लेक हुआ होगा, फ्लेक छोटा हुआ होगा, कोर बड़ा हुआ होगा। और उसके टेक्निक के नाम दिए गए हैं, फ्री फ्लेकिंग, सेकेंडरी फ्लेकिंग, बाइपोलर टेक्निक। वो एक आगे चल करके एक विस्तृत चीज होता है आर्कियोलॉजी का ग्रेजुएट लेवल का। लेकिन जब हड़प्पा का टाइम आया तो उस समय जानकारी मिलती है, क्योंकि हम लोग स्टोन के अलावे एक मेटल ही नहीं बल्कि उसके एलॉय को यूज करना शुरू कर दिए। ये हमारा साइंटिफिक डेवलपमेंट था, जो कि हम लोगों ने ब्रॉन्ज को यूज किया उस समय, कॉपर का एक एलॉय यूज किया, इसलिए एलॉइंग हुआ, मिक्सिंग हुआ। इन चीज़ों से हम उस समय अवेयर थे। उस समय हम लोग टाउन प्लानिंग के बारे में जानते थे कि कैसे 90 डिग्री के एंगल पर हमारे जो रोड काटते हैं, तो इस चीज़ से हम लोग अवेयर थे। ग्रिड पैटर्न ऑफ सिटी, ये हमारा साइंटिफिक खोज था। जैसे हरियाणा में पानी कम होता है तो यहाँ पर वाटर रिजर्वायर बनाते हैं, तो हड़प्पा का एक साइट है धौलावीरा, जो कि आईएएस में क्वेश्चन भी पूछ चुका है कि वहाँ पर मनसर और मनहर 2 वाटर रिजर्वायर मिले हुए हैं। उस समय लोग वाटर रिजर्वायर लोगों के दिमाग में था, अपने आवश्यकता अनुसार लोग किए थे। बिल्डिंग को बनाने के लिए लोग साहुल का प्रयोग करते थे। डेसिमल सिस्टम उस समय आ चुका था। उस समय 16 के मल्टीपल में लोग मेजर करते थे। उस समय का जो स्क्रिप्ट है वो पिक्टोग्राफिक था। आगे चल करके डेवलपमेंट हुआ, जब वैदिक पीरियड आया तो हम बौधायन से आगे बढ़ते हैं तो वहां देखते हैं कि शुल्ब सूत्राज आए। और शुल्ब सूत्राज ओरिजिन ऑफ ज्योमेट्री है। यह कई एग्जाम में क्वेश्चन पूछ चुका है, ओरिजिन ऑफ ज्योमेट्री और शुल्ब सूत्राज, जहां से ज्योमेट्री का हम लोग ओरिजिन देखते हैं। ऋग्वेद में 360 डेज का कंसेप्ट आया हुआ है, डिवाइडेड बाय 12। यजुर्वेद में हमारे खरब में गणना की बात आई हुई है। यह देश कितना समृद्ध था। खुद बाबरनामा में मैंने पढ़ी है कि बाबरनामा में बाबर लिखता है कि जो इतना अधिक नंबर दिया हुआ है, इतना अधिक डिजिट दिया हुआ है, शंख महाशंख पद्म, तो इसका मतलब कि इस देश में कितनी अकुत संपदा है। आगे आप देखते हैं कि हर क्षेत्र में एक साइंटिफिक अप्रोच इंडिया में दिखाई देता है। जैसे कि आप मैथमेटिक्स में ही लेते हैं तो आप देखते हैं कि एक बहुत बड़ा नाम आता है आर्यभट्ट का। आर्यभट्ट ने एक बुक लिखी, आर्यभट्टीय, जो एस्ट्रोनॉमी पर भी है। उसमें पाई के वैल्यू के बारे में है, उसमें जीरो के बारे में है, बहुत सारी बातें बताई गई है। वैसे ही अगले व्यक्ति जो हैं, जो बराहमिहिर हैं, बराहमिहिर की 2 बुक कई एग्जामों में पूछ चुकी है, बृहत संहिता और पंच सिद्धांतिका। बृहत संहिता और पंच सिद्धांतिका ये बराहमिहिर की बुक है, जो कई एग्जाम में पूछ चुकी है। वैसे ही आगे उससे आगे बढ़ते हैं तो भास्कर सेकेंड, वेरी फेमस नेम है उनका, जो बुक है सिद्धांत शिरोमणि। सिद्धांत शिरोमणि का 4 पार्ट है, जिसमें कि लीलावती कई बार एग्जाम में पूछे हुए हैं। लीलावती, बीज गणित, गोलधाया और ग्रह गणिता। ग्रह गणिता जो है सो प्लेनेट का मैथमेटिकल साइंस है, ये सामान्य चीज नहीं है। आज भी एस्ट्रोलॉजी वाले, एस्ट्रोनॉमी वाले लोग इस पर काम करते हैं, क्योंकि उस समय उन लोगों ने, सपोज कीजिए मैं एक आध एग्जाम्पल देता हूं आप लोगों को, कि उसमें बताया गया है कि जो भी जुपिटर प्लेनेट है ये 12 ईयर्स में पूरे चक्कर लगा लेता है, और सैटर्न 30 ईयर्स में लगा लेता है। और 30 और 12 ये दोनों प्लेनेटरी पोजीशन तब आता है जब 60 ईयर्स पूरा होता है, कि 12 25 60 30 दूना 60। तो जिस पोजीशन पर आपके बर्थ के टाइम में वो प्लेनेट रहेगा, उसी टाइम में आपके 60 ईयर्स पर हो जाएगा। क्योंकि 12 मल्टीप्लाइड बाई 5 और 30 मल्टीप्लाइड बाई 2 60, दोनों का 60 आता है। और उस समय आदमी के जीवन में बड़ी घटनाएं होती है। पढ़ने, मुझे तो लगता है कि जो जॉब वाले लोग हैं शायद लोग रिटायर ही कर जाते हैं, या कई लोग कहते हैं कि मुझे नई जिंदगी ही शुरू करनी है। या जो जॉब नहीं करते हैं वहां भी देखिए, मैं सर्टेन 1-2 एग्जाम्पल दे देता हूं। श्रीमती इंदिरा गांधी
1917 में उनका बर्थ है और 60 साल के एज में एक पीएम एमपी नहीं बन पाया। 1924 अटल बिहारी वाजपेयी का बर्थ का डेट है और 84 ग्वालियर से इलेक्शन हार गए और काउंटिंग तो नहीं करवा पाए पूरा, क्योंकि मदर ऑफ इंडिया उस समय जीते थे। तो एक बड़ा ही एक मतलब उस समय के जो हमारे जो भी लोग हैं, जो एस्ट्रोनॉमर हैं, जो भी साइंटिस्ट हैं, जो भी लोग हैं, एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है जो कि बरसों तक रिसर्च करने का चीज है। वैसे ही मेडिएवल फेज में आप देखोगे तो मेडिएवल फेज में इसके अलावे और भी सारे फील्ड में आप खुद देखो तो एल्केमी, जिनका कि नागार्जुन का कंट्रीब्यूशन है कि टर्न द बेस मेटल इनटू गोल्ड, इसको एल्केमी कहा गया है, ये भी क्वेश्चन पूछ चुका है। इसी ढंग से आयुर्वेद में आप देखो तो आयुर्वेद में जीवक, राजवैद्य जीवक थे जो कि बहुत बड़े फिजिशियन थे और गौतम बुद्धा के कंटेम्प्रोरी थे जीवक। जीवक की माँ एक बहुत बड़ी नर्तकी थी जो आम्रपाली के लगभग उसके टक्कर की थी, सालावती नाम था, और वह मगध नरेश के दरबार में रहती थी और जीवक इतने बड़े फिजिशियन उन्हीं के पुत्र हुए और जो कि बहुत बड़े फिजिशियन हुए जिन्होंने बुद्धा का इलाज भी किया। आगे चरक हुए, सुश्रुत हुए। सुश्रुत बहुत बड़े सर्जन थे और लगभग 1100 बीमारियों के बारे में उन्होंने जानकारी दी, 760 मेडिसिनल प्लांट के बारे में बताया, 121 लगभग सर्जरी का इंस्ट्रूमेंट बताया। ये उनका कंट्रीब्यूशन था, सुश्रुत का कंट्रीब्यूशन था। आगे बागभट्ट ने अष्टांग हृदयम लिखा, ये भी उनका कंट्रीब्यूशन है। केवल मतलब मैन ही नहीं, ह्यूमन बीइंग ही नहीं, बल्कि लोगों ने पशुओं पर भी बुक लिखा। जो पिछले बार वीवीएम में क्वेश्चन था घोड़े के चिकित्सा के लिए कौन सी बुक थी, तो है आयुर्वेद, है अश्व का पर्यायवाची होता है, अश्वबाजी है तुरंग, तो है आयुर्वेद। शालिहोत्र की बुक है, क्वेश्चन पिछले बार वीवीएम में पूछे हुए हैं। वैसे ही एलिफेंट पर, एलिफेंट के चिकित्सा के लिए जो बुक है वो पालकाप्य की बुक है, ये भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। पालकाप्य ये उतना ही इंपॉर्टेंट है। वैसे ही मेडिएवल फेज में थोड़ा सा काम कम हुए हैं, लेकिन मेडिएवल फेज में भी आपको तुगलक डायनेस्टी के टाइम में उस समय महेंद्र सूरी हैं जिन्होंने कि एस्ट्रो लैब पर काम किया है। उनके गुरु का नाम था मदन सूरी और उनके स्टूडेंट थे मलेंदु सूरी थे। इन लोगों ने एस्ट्रो लैब पर काम किया और जैन समाज के लोगों ने भी मैथमेटिक्स में बढ़िया काम किया है। जब ऐसे मॉडर्न फेज में हम आते हैं तो कई लोग हैं जिनको कि आदमी मतलब वर्ल्ड के लिए काफ़ी कंट्रीब्यूट किए हुए हैं। खास करके आप मद्रास में जाइएगा तो वहाँ चूँकि ऐसे हैं तो पूरे इंडिया के, लेकिन मैं जोन वाइज बता रहा हूँ आपको कि वहाँ पर सीवी रमन इफेक्ट कई बार क्वेश्चन पूछ चुका है, कई बार क्वेश्चन पूछेगा और 28 फरवरी को रमन इफेक्ट के लिए नेशनल साइंस डे मनाया जाता है। 1930 में इस पर नोबेल प्राइज मिल चुका है। उन्हीं के नेफ्यू थे, उन्हीं के भतीजा थे सुब्रमण्यम चंद्रशेखर, जिन्होंने चंद्रशेखर लिमिट दिया, स्टीलर थ्योरी का कंसेप्ट दिया, ब्लैक होल का कंसेप्ट दिया। उनको भी नोबेल प्राइज मिला, 1983 में मिला। वैसे ही आप अगर बंगाल की बात कीजिएगा तो वहाँ भी बहुत बड़े बड़े लोग हुए, जैसे कि मेघनाथ साहा हुए। मेघनाथ साहा ने दामोदर वैली कॉरपोरेशन का जो प्रोजेक्ट था उसका पूरे प्लानिंग उन्होंने तैयार किया। इसके साथ साथ सत्येंद्र नाथ बोस थे। सत्येंद्र नाथ बोस ने गॉड पार्टिकल दिया, हिग्स बोसोन थ्योरी दिया अपना, और बोस आइंस्टीन इक्वेशन उन्होंने जो दिया और बोस आइंस्टीन जो थ्योरी दिया उस पर आइंस्टाइन ने वहाँ पर एक मैगजीन पे इनका ये आर्टिकल निकाला सत्येंद्र नाथ बोस का। एक बहुत बड़े व्यक्ति जिनका कॉपी करके लोग बाहर ने नोबेल प्राइज ले लिया, मार्कोनी ने नोबेल प्राइज ले लिया, वो थे जगदीश चंद्र बोस। तो जेसी बोस एक बहुत बड़े पर्सनालिटी थे, लेकिन उससे बड़े एक इंसान थे कि अपना काम करके और दूसरे को दे दिया। उन्होंने रेडियो तरंग पर काम किया, रेडियो वेव पर काम किया। जो भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होते हैं इसमें होता है कि वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी घटता बढ़ते रहता है ऊपर से नीचे तक, वो गामा रे से लेकर के इंफ्रारेड और सारे रेडियो वेव तक। तो उसके अनुसार उन्होंने काम किया और उस पर काम करके बिना तार का मैसेज को एक जगह से दूसरी जगह भेजना, तो अपने लैब में कलकत्ता में उन्होंने 75 मीटर तक बेल को बजा दिया बिना किसी तार के वायर के कनेक्शन के। और इन चीज़ों को जब मार्कोनी जाना तो बाद में उसको और थोड़ा सा आगे बढ़ के काम किया, उस पर नोबेल प्राइज उसको मिल गया। फिर भी इनका क्रेस्कोग्राफ कि प्लांट में भी वैसा ही जीवन होता है।
इनका काम था। वेंकट रमन रामकृष्णन राइबोसोम्स पर काम किए, इनको नोबेल प्राइज मिला। ये भी इंडियन कंट्रीब्यूशन है। और अगर हम स्पेस की बात करते हैं तो स्पेस में आप देखोगे कि विक्रम साराभाई, ये तो फादर ही थे, फादर ऑफ स्पेस टेक्नोलॉजी। 1969 में इसरो का गठन हुआ, 75 में आर्यभट्ट छोड़ा गया, यह बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन था। भास्कर फर्स्ट, भास्कर सेकंड 79 और 81 में, 1979 और 1981 में छोड़ा गया, यह भी बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन था। इनसेट सीरीज इसरो छोड़ा गया। और सबसे बड़ी बात कि हमने तो मिसाल ही कायम कर दी जब एस सोमनाथ ने चंद्रयान 3 का साउथ पोल पर लैंडिंग करवा दिया। और वो लैंडिंग का डेट भी आपको याद रखना जरूरी होता है कि वो 23 फरवरी पिछले साल का था, 23 अगस्त, 23 अगस्त, और जो लॉन्च किया गया था वो 14 जुलाई का था। इस डेट को याद रखिएगा। निश्चित रूप से कहीं ना कहीं क्वेश्चन आज ना आए कल आए, कहीं ना कहीं आएगा ही। तो ये भी एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। और भी आपको वर्गीस कुरियन, मिल्क मैन ऑफ इंडिया, वैसे ही बर्ड मैन ऑफ इंडिया सलीम अली, वैसे ही MS स्वामीनाथन, मैन बिहाइंड ग्रीन रिवॉल्यूशन, वैसे ही BP पाल, रस्ट डिजीज, P माहेश्वरी, प्लांट ब्रीडिंग, ये सारे बड़े बड़े पर्सनालिटी हैं। और हम उनको कैसे भूल सकते हैं, डॉक्टर हरगोविंद खुराना, जिन्होंने जेनेटिक कोड दिया। जेनेटिक कोड एक बहुत बड़ा डेवलपमेंट है था उस समय। 68 में नोबेल प्राइज मिला उनको, क्योंकि आप जानते हैं कि 4 तरह के बेस होते हैं, एडनिन, गुआनिन, साइटोसिन, थाइमिन। और चूंकि 20-22 एमिनो एसिड्स हैं, तो सबको मैसेज देने के लिए 4 ही काफ़ी नहीं है। तो फिर 2 का पेयर बैठाया गया, तो लगा कि 16 ही हो सकता है, वो भी सफल नहीं हुए। तो फिर 64 किया गया, तो जाकर के उनको जेनेटिक कोड को डिसिफर करने के लिए नीरेनबर्ग के साथ साथ उनको भी नोबेल प्राइज मिला। सबसे बड़ी बात तो कि ऐसी संरचना कि एमिनो एसिड को मैसेज देने के लिए जेनेटिक कोड होना चाहिए। जो जेनेटिक कोड होता है वो कोडेड इंस्ट्रक्शन है, 4 बेसेज ऑफ न्यूक्लिक एसिड इन द फॉर्म ऑफ ट्रिपलेट इन मैसेंजर RNA बाय मींस 20 लेटर लैंग्वेज या 22 लेटर लैंग्वेज ऑफ प्रोटीन ट्रांसलेटेड इनटू ए पॉलीपेप्टाइड चेन। तो इस ढंग से इतना बड़ा ये इन्वेंशन हुआ हरगोविंद खुराना के द्वारा। और सबसे बड़ी बात है कि ये तो सारी कृपा भगवान की होती है। हमारे सामने जो खड़े हैं कृष्ण भगवान, ये सामान्य चीज नहीं है। ये ऐसी संरचना रचे, शरीर के भीतर रचे हुए हैं, जो कि अभी भी वर्षों तक साइंटिफिक खोज होते रहेगा। जिन्होंने अपने जीवन को पूर्णता से जिया, सब कुछ किया। और आज उन्हीं का दिन भी, आज तो ऐसे एकादशी तिथि है, इन्हीं का दिन है। तो इन्हीं शब्दों के साथ भगत सिंह को नमन करते हुए, ऐसे BBA में क्लास एक दिन में पूरा नहीं होगा आप लोगों को, अगले महीने में एग्जाम है, एक दिन और बताऊंगा आप लोगों को। और भगत सिंह को नमन करते हुए, भगवान श्री कृष्ण का आशीर्वाद लेते हुए, इन्हीं शब्दों के साथ थैंक यू, हैव ए नाइस डे।